नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आजकल आप देख रहे होंगे जिस तरह से हमारे देश में राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं, और ख़ासकर अभी आपने महाराष्ट्र में जो देखा कि कैसे एक दूसरे की विचारधारा की विरोधी पार्टियां आपस में मिल रही हैं। तो इसको अगर हम आपको बताने चलेंगे, इस पे हमारा जो विश्लेषण होगा उसको आप जरा सा ध्यान से सुनिए। और उसके लिए आपको बीजेपी के जो पहले के वादे हैं, बीजेपी के 3 वादे जो मुख्य वादे थे, ये करीब करीब सभी लोगों को मालूम है। उसमें पहला था राम जन्मभूमि पर मंदिर, दूसरा था धारा 370 को हटाना, और तीसरा उनका जो वादा था वो कॉमन सिविल कोड को लाना। और ये तीनों ऐसे वादे थे जो लोगों को लगता था कि एक बार मुर्दा तो जिंदा हो सकता है, पर इसमें से कोई भी काम नहीं हो सकता है। तमाम लोग कहते थे, और हम भी यही मान के चलते थे कि इसमें से एक भी काम पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने 2 काम करके दिखाए, तीसरे की तैयारी है, तो ये जो पूरी गेम प्लानिंग है वो इसके पीछे यही है कि किस प्रकार से 2024 की सत्ता पाई जाए, विपक्ष को कमज़ोर किया जाए, और ये जो यूसीसी है इसको लाया जाए ताकि इनका जो एजेंडा है उसको वो पूरा करें। और ये तो रही बात हमने जो पीछे की बताई कि जो उनका मुख्य एजेंडा है वो ये है कि इस तीनों चीज़ों को उनको लागू करना था। इसके लिए किसी भी प्रकार से एन के प्रकार सत्ता उनको चाहिए, और सत्ता जो उनका सिद्धांत है वो उसको पाने के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग आलोचना करते हैं, कश्मीर में सरकार बना लिए पीडीपी के साथ, तो उन्होंने यहाँ पे अलायंस कर लिया, वहाँ पे कर लिया, लेकिन उसका हमने आपको उसकी एक वजह बता दी। अब मैं आता हूँ महाराष्ट्र पर। जो महाराष्ट्र के भाई हालिया घटना घटी है, सबने कहा कि अजीत पवार प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला था एनसीपी पार्टी के ऊपर, और वॉशिंग मशीन में आ गए, प्रधानमंत्री ने घोटालेबाज कहा और उनको ही ले लिया। तो दरअसल मैं आपको थोड़ा सा पहले लिए चलता हूं, 2019 में आपको याद होगा शिवसेना और भाजपा मिलकर के इलेक्शन लड़े थे, और इलेक्शन लड़ने के बाद जिस तरह से दोनों पार्टियों को जनता का समर्थन मिला, तो इनको जो सरकार बनानी थी उसमें उद्धव ठाकरे ने किस प्रकार से भाजपा का काम खराब कर दिया। आप सभी ने देखा होगा कि अड़ गए, और अड़ने के बाद फिर एक दिन इन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने अजीत के साथ एक दिन के सीएम बने, फिर इसके बाद सरकार गिरी, पवार साहब ने अपनी गुगली फेंकी। और कहने के लिए तो पवार साहब कहते थे कि लोग भी कहते थे कि बड़े चाणक्य हैं, बड़े नेता हैं एक दूसरे से, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और पवार साहब ये दोनों का जो आपसी द्वंद्व था ये इतना मायने नहीं रखता है। उसके पीछे की जो वजह है, जो मेन वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब उद्धव ठाकरे ने, जो भाजपा के देश के चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, और महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, इन दोनों को जो करारा झटका उद्धव ठाकरे ने दिया था उसकी टीस इनके मन से गई नहीं, और इन्होंने इस बात को ठान लिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को तोड़ा, एकनाथ शिंदे आए, उनको सीएम तक बना दिया। जो पुराने सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, वो डिप्टी सीएम बनने पर राजी हुए। इस सब के पीछे सिर्फ एक ही मंशा थी, और बड़ी ही साफ थी। मंशा ये थी कि उन्होंने देखा कि जो उद्धव ठाकरे, उन्होंने अमित शाह की बात नहीं मानी, अमित शाह को अटका दिया, देवेंद्र फडणवीस के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तो इन लोगों का ये जो गेम प्लान है, ये चाहते थे कि हम अजीत पवार से मिलकर के, एनसीपी से मिलकर के एक महाराष्ट्र में ऐसा गठबंधन तैयार करें जिसमें कि शिंदे उनको खरा उतरते हुए नहीं दिख रहे थे पूरा। तो उन्होंने अपने आप को अजीत पवार को भी मिलाया, और शायद हो सकता है कि शरद पवार की पूरी पार्टी मिल जाए। और ये तीनों पार्टियां मिलकर के वो चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे की एक भी सीट न रह जाए। जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है उसमें जो देर हो रही है शायद इसके कारण है। वो चाहते हैं कि इनको पूरा का पूरा मिट्टी में मिला दिया जाए।
और वो ये अपना बदला, देवेंद्र फडणवीस ने एक बार कहा भी था कि राजनीति में सब होता रहता है, राजनीति में सब चलता है। तो उसके पीछे की जो मेन वजह है, वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को कहीं का भी नहीं छोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में न तो उनके पास एक एमपी बचे, न एक एमएलए बचे, न कोई नगर पालिका बचे। और ये जो मेन उनका कारण था वो यही है, जिस प्रकार से उन्होंने इस तरह से अजीत पवार को अपने साथ मिलाया। और आगे शायद कांग्रेस के कुछ और नेता कांग्रेस पार्टी से भी आगे अगर मिल जाएं तो उसमें कोई ऐसी आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, और शायद ऐसा हो सकता है। लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में भी यही गेम चालू है, क्योंकि नीतीश कुमार से भी कुछ उनके जो समर्थक थे स्वाभाविक है नाराज रहेंगे। उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, और चुनाव के बाद जब वहाँ वो चले गए तो आरजेडी के ऊपर जो भ्रष्टाचार की लाइनें खींची है, बाकी जो भी नेता थे वो भाजपा के साथ थे। तो शायद हो सकता है कि इसकी पुनरावृत्ति बिहार में हो, और अगर ना भी हो तो पार्टी वहाँ पे जेडीयू पहले ही कमज़ोर थी और आगे जाके और भी कमज़ोर होगी। और देखिए फिर इन सब सारी बातों पर फिर मैं किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।